सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रेड राइट हैंड के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो शांति से अपनी जिंदगी बिता रहा होता है, मगर कुछ लोग जब उसकी परिवार पे नजर उठाते हैं तब वो सबकी ऐसी हालत करता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम कैश नाम के आदमी को देखते हैं जो सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले वर्कआउट करता है ताकि वो अपने शरीर को तंदुरुस्त बना करके रख सके। उसके पूरे शरीर पर टैटू है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि कैश पहले एक माफिया के लिए काम किया करता था। वो उसका राइट हैंड था। सारे लोग कैश के नाम से भी कांपते थे, लेकिन एक वक्त के बाद कैश को पता लगा कि उसका बॉस ड्रग्स बेचता है और थोड़े समय के बाद उसका भाई ड्रग्स के ओवरडोज से मारा गया। ये चीजें उसे परेशान करने लगी। तब से उसने माफिया का साथ छोड़ दिया। अब वो अकेला ही रहता है और वो ज्यादातर समय अपना बिताता है अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, जिसका नाम है फिनी। फिनी का एक बहुत ही बड़ा फार्म है। खाली समय में जाकर के कैश वहीं पर काम करता है। फिनी की एक बेटी है जिसका नाम है सवाना। सवाना की माँ का देहांत हाल ही में हुआ है, जिससे वो थोड़ी परेशान रहती है। कैश सवाना को पसंद करता है, उसे अपनी बेटी की तरह मानता है। जब भी उसे समय मिलता है वो चाहता है कि वो सवाना के साथ समय बिताए। एक दिन वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ लंच पे चलो, और फिनी भी। फिनी को थोड़ा काम होता है तो वो कहता है कि वो बाद में आएगा। ये दोनों चले जाते हैं लंच करने के लिए। थोड़ी देर के बाद इन्हें एहसास होता है कि फिनी अभी भी नहीं आया। तब कैश चला जाता है रेस्टरूम की तरफ। उसके जाते ही अंदर 3 गुंडे आते हैं और आकर के बैठ जाते हैं इनके टेबल पे। तभी कैश बाहर आता है। इन तीनों को देखने के बाद वो पहचान जाता है कि ये लोग उसके बॉस के लिए काम करते हैं, जिसके साथ काम करने से कैश ने मना कर दिया था थोड़े समय पहले। वो सवाना को कहता है कि तुम जा करके थोड़ी देर बाहर खेल, मैं आता हूँ। सवाना के बाहर जाने के बाद वो इनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग क्या चाहते हो और मेरा लंच खराब करने क्यों आए हो। तब वो लोग कहते हैं कि बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं। जिस फार्म पे आजकल तुम समय बिताते हो उन्हें उसी बारे में बात करनी है। कैश को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है कि आखिर उस फार्म से बॉस का क्या लेना देना है। इन बातों को सुनने के बाद ये लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में इस बात का जवाब चाहिए तो जा करके फिनी से पूछो, वो तुम्हें सही से जवाब दे पाएगा। अब कैश बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो सवाना को लेता है और सीधा वापस आता है घर पे और फिनी से पूछता है कि आखिर तुमने फार्म के साथ क्या किया है, बॉस के लोग यहाँ पर क्यों आए थे। तब फिनी पूरी सच्चाई बताता है कि उसके पास पैसे नहीं थे। थोड़े समय पहले उसने फार्म को गिरवी रखा और पैसे लेकर के आया ताकि वो सारे जानवरों को चारा खिला सके, और जितने समय की मोहलत उसने मांगी थी अब वो समय पूरा होने वाला है, इसीलिए बॉस के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इन बातों को सुनते ही कैश कहता है कि तुम शायद पागल हो गए हो, तुम्हें सीधी सी बात समझ में नहीं आती। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी और अपने फार्म को गिरवी रखना था तब तुम बैंक के पास जाते, ना कि माफिया के पास। अब उनकी नजर आ गई है इस फार्म पे, वो फार्म लेके ही मानेंगे। कैश अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता है इस फार्म को बचाने के। वो जाता है बॉस के बेटे के पास जिसका नाम है ज़िक, और उससे कहता है कि आखिर कितने पैसे लिए हैं फिनी ने। इस बात को सुनने के बाद ज़िक हंसता है और कहता है कि ये पैसे इतने हैं जिन्हें तुम कभी भी नहीं चुका पाओगे, और अगर तुम सच में फार्म को बचाना चाहते हो तो जाकर के डैडी से उनसे तुम नेगोशिएट कर सकते हो, कहीं वो तुम्हारी बातों को सुने। कैश आ जाता है वापस। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉस के सारे लोग पहुंच चुके हैं फिनी के घर पे और वो उससे कहते हैं कि हमें अपने सारे के सारे पैसे अभी के अभी चाहिए, हम नहीं जानते कि तुम पैसे कहाँ से लाओगे। फिनी कहता है कि मुझे थोड़ी और मोहलत चाहिए। इस बात को सुनते ही वो लोग पीटना उसे शुरू कर देते हैं। सवाना इन सारी चीजों को देख रही है। वो भाग करके आती है अपने पिता को बचाने के लिए, मगर ये लोग नहीं रुकने वाले। वो ऐसे ही उसे पीटते रहते हैं। इस प्रोसेस में सवाना भी घायल हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वो फिनी को घसीट करके लाते हैं बाहर और उसके सर पे बंदूक तान करके कहते हैं कि अगर तुमने जल्दी से पैसे नहीं दिए तब हम सीधा गोली तुम्हारे भेजे में मारे। फिनी बिल्कुल शांत हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। अब ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब कैश आ रहा होता है तब वो इनकी गाड़ी को जाते हुए देखता है। वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है। वापस आने के बाद वो देखता है कि फिनी बहुत ही बुरी तरीके से घायल है और सवाना उसके पास बैठ करके रो रही है। यहाँ आने के बाद कैश देखता है कि उन लोगों ने गोली चलाई थी और गोली फिनी के कान को छू करके निकली है। सवाना बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। उसके हाथ में एक चाकू भी था थोड़ी देर पहले। वो इन्हें लेकर के जाता है हॉस्पिटल और सवाना को संभालने की कोशिश करता है। वो जान चुका है कि बात अब बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। वो मदद के लिए जाता है पुलिस वालों के पास। यहाँ का शेरिफ उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि बिग कैट ने किया है ये सब कुछ और वो कितना ज्यादा पावरफुल है। हम उसके दरवाजे पे नहीं जा सकते इस कंप्लेन को लेकर के, क्योंकि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। अगर तुम्हारे पास सच में कोई सबूत है तो लेकर के आओ, मैं खुशी खुशी उसे गिरफ्तार करूंगा। इन बातों को सुनने के बाद अब यहाँ से निकल जाता है कैश। वो जानता है कि उसे खुद जाकर के बिग कैट से बात करनी पड़ेगी, यानी कि बॉस से। वो अपनी आखिरी कोशिश करने के लिए आता है कैट के पास। तब हमें पता लगता है कि कैट एक औरत है। अंदर आते ही वो कहता है कि तुमने जितना भी कर्जा फिनी को दे रखा है मैं सारे के सारे पैसे चुका दूंगा, लेकिन तुम उसे चोट पहुंचाना बंद कर। मेरे परिवार के रूप में वही दोनों है मेरे पास। मैं नहीं चाहता कि कल उन्हें कुछ भी हो। तुम बताओ कि मुझे क्या करना है ताकि तुम उन्हें छोड़ दो। इन बातों को सुनने के बाद कैट कहती है कि मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया उन लोगों को परेशान कर। मुझे तुम्हारे ब्रदर इन लॉ की जमीन भी नहीं चाहिए और ना ही किसी और को परेशान करना है। मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो हो तुम मेरे सबसे बेहतरीन आदमी हुआ करते थे। ये लोग तुम्हारे आगे खड़े भी नहीं हो सकते।
जब से तुम छोड़ करके गए हो, तब से मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारी रिप्लेसमेंट कैसे ढूंढूं। तुम बस वापस आ जाओ, तुम वापस आ जाओगे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इन बातों को सुनने के बाद कैश कहता है कि हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तुमने जो कुछ बोला मैंने वो सब कुछ किया था यहाँ से जाने की, और मैं आजाद हो भी गया था। तुम उस बात को मत भूलो। कैट कहती है कि वो बात बहुत पुरानी हो गई। मैंने तुम्हें आजाद किया था, लेकिन अभी सिचुएशन बिल्कुल अलग है और फिर से तुम मेरे कर्जे के तले दबे हुए हो। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे परिवार को छोड़ दें, तब तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। अब कैश भी समझ जाता है कि उसके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो कहता है कि बताओ मुझे क्या करना है। तब कैट बताती है कि तुम्हें 3 काम करना है। धीरे धीरे मैं उसके डिटेल्स बताऊंगी। जैसे ही तीनों काम खत्म होंगे तुम फिर से आजाद हो जाओगे। ये डील करने के बाद अब कैश वापस आ जाता है। वो देखता है कि फिनी बाहर बैठा हुआ है। उसने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली है। वो कैट को कहता है कि मैं बिल्कुल भी मर्द कहलाने के लायक नहीं। पहले मैं अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया और उसकी मौत हो गई, और अब मैं अपनी बच्ची के साथ भी यही कर रहा हूँ। इन बातों को सुनने के बाद अब कैश अंदर आता है सवाना के पास। सवाना कहती है कि मेरे हाथ में चाकू थी, मैंने पूरी कोशिश की अपने पिता को बचाने की, मगर मैं उन गुंडों से लड़ नहीं पाई। कैश कहता है कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारे पिता को। मैं सारी चीजों को ठीक कर दूंगा। अब ये सारी चीजें मेरी जिम्मेदारी है। बाहर जाकर के अपने पिता को संभाल। तब सवाना चली आती है बाहर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैट को, जिसने एक आदमी को पकड़ा है और उसके सारे आदमी उस आदमी को टॉर्चर कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हमें पता लगता है कि आदमी इनके अड्डों पे ताक झांक कर रहा था। तभी कैट के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। कैट बार बार यही बात पूछती है कि आखिर तुम किसके लिए काम करते हो, तुम ताका झांकी क्यों कर रहे थे। आदमी कहता है कि मैं बस एक टूरिस्ट और अपने दोस्तों के साथ इधर घूमने आया था। मैं कोई ताका झांकी नहीं कर रहा था, मुझे बस यहाँ से जाने, मैं कभी दोबारा यहाँ पे लौट के नहीं आऊंगा। तुम दोबारा मेरी शक्ल तक नहीं देखो। इन बातों को सुनने के बाद कैट उसकी दोनों उंगलियां कटवा देती है और कहती है कि अब तुम आजाद हो। वो आदमी भागना शुरू कर देता है। वो भाग जाता है यहाँ से। तभी दूसरी तरफ हम कैश को देखते हैं। कैट के आदमी आते हैं उसके पास और कहते हैं कि आज से तुम्हारा काम शुरू होता है, आकर के गाड़ी के अंदर बैठ। ये लोग गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद लाकर के गाड़ी को रोकते हैं और उसी आदमी को दिखाते हैं जिसकी इन लोगों ने उंगलियों को काटा था थोड़ी देर पहले। कहते हैं कि हमें इसका पीछा करना है। ये गाड़ी आकर के रुकती है उस आदमी के सामने। वो बैठ जाता है गाड़ी में और ये लोग पीछा करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद गाड़ी रुकती है घर के पास और वो आदमी चला जाता है अंदर। तब ये लोग कैश को कहते हैं कि जाओ उस घर के अंदर और पता लगाओ कि अंदर कितने लोग हैं और उनके पास हथियार है या नहीं। कैश चला जाता है। वो छुप के देखता है तो उसे 5 लोग नजर आते हैं और सबके पास हथियार है। वापस आकर के वो इस बात को बताता है। तभी लोग कैट के और लोगों को बुलवाते हैं। सब अपने अपने हथियारों को उठाने लगते हैं। कैश भी अपने लिए एक बंदूक उठाता है और जाकर के खड़ा हो जाता है पिछले दरवाजे पे। बाकी लोग जाते हैं आगे के दरवाजे से और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देते हैं। सारे लोग लगभग मर चुके हैं। एक आखिरी बचा हुआ आदमी पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, मगर कैश वहीं पे है। वो उसके सर पे मारता है और पकड़ लेता है। तब बाकी लोग बाहर आते हैं और इस आदमी को भी गोलियों से छल्ली करके रख देते हैं। कैश को लगता है कि उसका एक काम पूरा हो गया। वो आता है अपने पुराने साथी के पास जिसका नाम है वाइल्डर। वाइल्डर और कैश ये दोनों साथी हुआ करते थे जब ये कैट के लिए काम करते थे, मगर दोनों ने एक साथ काम को छोड़ा। कैश अपने परिवार के साथ रहने लगा और वाइल्डर चर्च में काम करने लगा। कैश पूरी बात बताता है वाइल्डर और कहता है कि अब मैं दोबारा कैट के लिए काम करने लगा हूँ। कुछ ऐसी मुसीबत आ गई कि मुझे काम करना पड़ा। मुझे अपने बचे हुए परिवार को बचाना है। मैं कैट के पास नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसी की नशीली चीजों की वजह से मेरा परिवार खत्म हुआ था, ओवरडोज के कारण। वाइल्डर उसे कहता है कि अगर कैट चाहती है कि तुम उसके लिए काम करो तो तुम काम करते रहो, वरना वो तुम्हारे बचे हुए परिवार को भी नहीं छोड़ेगा और ना ही तुम्हें। ये तुम्हारा सही डिसीजन है कि तुम उसके साथ काम कर रहे हो। कैश यहाँ से निकल जाता है। अगले दिन कैट का एक आदमी आता है कैश के पास। उसके दूसरे काम की शुरुआत हो चुकी है। गाड़ी में बैठने के बाद वो उसे बताता है कि इस पूरे के पूरे गाड़ी में बहुत सारा कोकीन भरा है, हम उसी की डील करने जा रहे हैं। इसके बदले हमें बहुत सारा कैश मिलेगा। इस डील को करवा रहा है लेजरस नाम का एक आदमी जो अभी आकर के अंदर बैठेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, डील के खत्म हो जाने के बाद लेजरस जिंदा नहीं बचना चाहिए और उसे गोली मैं मारूंगा। कैश इन सारी बातों को सुनता है और चुपचाप शांत रहता है। तभी लेजरस भी आ जाता है। वो कार में बैठने के बाद इन्हें बताने लगता है कि कहाँ पे जाना है। ये लोग जाते हैं घने जंगल के बीचों बीच और एक एक करके सारे ड्रग्स को बाहर निकालने लगते हैं। जब सारे डब्बे बाहर आ जाते हैं तभी ये आदमी लेजरस को गोली मार देता है। इस चीज को देखने के बाद कैश कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने इसे अभी क्यों मारा? डील हो जाने के बाद हमें इसे मारना था। इसके आदमी इसे ढूंढेंगे। इस बात को सुनने के बाद इस आदमी को भी एहसास होता है कि उसने गलत किया है। तुरंत ये लोग लेजरस की बॉडी को छुपा देते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक और गाड़ी आती है जिससे 3 लोग बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो कहते हैं कि हम अनजान लोगों के साथ डील नहीं करते, हमारा आदमी लेजरस कहाँ पे है। तब ये दोनों बहाना बनाने लगते हैं। कहते हैं कि वो शराब पी करके नशे में धुत बार में पड़ा था, इसीलिए हम उसे नहीं लाए। हमारे पास सारा सामान है, तुम पैसे दो और सामान लेकर के जाओ। मगर इन लोगों को शक हो जाता है कि शायद इन लोगों ने लेजरस को मार दिया है और दाल में कुछ काला है। ये लोग बंदूक तान देते हैं कैश पे और उसके साथी पर भी। तब दोबारा कैश बंदूक तानता है और कहता है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। लेजरस के साथ जो कुछ भी हुआ वो हुआ, हमें बस डील को पूरा करना है।
उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाएं। अगर हमने लड़ाई शुरू की तो ये लड़ाई बहुत दिनों तक चल सकती है। मगर ये लोग उसकी बातों को नहीं सुनते। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। कैश एक एक करके 2 लोगों को मार गिराता है, मगर तीसरा आदमी भाग रहा है जंगल की तरफ। कैश उसके पीछे पीछे जाता है और उसके पैर में गोली मारता है। फिर उसके पास जाकर के कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता है और सारा पैसा भी लेकर के चला जाऊंगा और ड्रग्स भी, सब कुछ मेरा हो जाएगा। मगर मैं चाहता हूँ कि हम इस डील को पूरा करें। अगर डील पूरी होगी तब आगे की भी लड़ाई नहीं होगी। तुम मेरी बात को समझ रहे हो? तो अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो पैसे दे करके ड्रग्स लेके चले जाओ। ये लड़का मान जाता है और ये लोग डील को पूरा कर लेते हैं। मगर आधे रास्ते में आने के बाद इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तब कैश बुलाता है फिनी को। ये लोग पैसों को उसकी गाड़ी में रखते हैं और अपनी गाड़ी को आग लगा देते हैं। मगर अब फिनी को शक होने लगा है कैश पे। वो उससे आकर के कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। तब कैश पूरी बात बताता है कि तुमने जितना भी कर्जा लिया था हम उस कर्जे को नहीं चुका पाते और कैट सबको मार दे, इसीलिए मेरी उसके साथ एक डील हुई है। मुझे उसके लिए 3 काम करने हैं। मैं 2 काम ऑलरेडी कर चुका हूँ, एक और काम खत्म होगा, उसके बाद हम सारे लोग आजाद हैं। वो कभी किसी के पीछे नहीं आए। इतना कहने के बाद अब कैश जाकर के मिलता है एक पुलिस वाले से जिसका नाम है ड्यूक और कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन से इलीगल काम कैट करती है। मेरे पास उसके खिलाफ सबूत है, हम जल्दी उसे पकड़ पाएंगे। ड्यूक मान जाता है। कैश उसे एक टिप देता है। अगले ही दिन ड्यूक एक लड़की को पकड़ता है कैट के ड्रग्स के साथ। फिर वो शुक्रिया अदा करता है कैश का और आगे की डील के लिए भी अब वो तैयार है। तभी कैट के आदमी आ जाते हैं दरवाजे और कैश को कहते हैं कि चलो कैट ने तुम्हें बुलाया है। कैश जब वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि यहाँ पर एक पार्टी चल रही है। सबको देखने के बाद कैट कहती है कि मैं अपना उत्तराधिकारी ज़ीक को बनाती हूँ, मेरे बाद सारा कारोबार वही देखेगा। फिर वो एक एक करके अपने प्लान्स बताने लगती है। कैश को इन बातों में कोई रुचि नहीं है। वो जैसे ही आग की तरफ देखता है कहानी जाती है फ्लैशबैक और हमें पता लगता है कि जब कैश और वाइल्डर ने बोला था कि वो उसके लिए काम नहीं करेंगे तब आजादी के समय उसने उनके हाथों को जला दिया था ताकि वो पूरी जिंदगी इस बात को याद रखे। अब कहानी आती है दोबारा वर्तमान समय में। कैट कहती है कि मेरे पास एक सरप्राइज है। वो एक आदमी को लेकर के आती है सामने। तब हमें पता लगता है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि ड्यूक है जिसने कैट के ड्रग्स को पकड़ा था। वो सबको कहती है कि इसने हमारे खिलाफ आने की जरूरत की है, तुम सारे लोग इसको सबक सिखाओ। वो सबके हाथ में हथौड़ा देती है। एक एक करके सारे लोग आगे आते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं ड्यूक को। कैश बस यहाँ पे खड़ा होकर के तमाशा देख रहा है। वो मदद नहीं कर सकता इस पुलिस वाले की। थोड़ी देर के बाद कैट सबको कहती है कि कोई यहाँ पर है जो इसे और भी बेरहमी से मार सकता है। फिर कैश आता है सामने और कहता है कि मैं इसे बाहर ले जा करके मार सकता हूँ। कैट कहती है कि इसे बाहर ले जा करके क्यों मारना है। वो एक चाकू लेती है और एक ही झटके में काम तमाम कर देती है ड्यूक का। तब कैश कहता है कि मैं कब इन सारी चीजों से आजाद होऊंगा। कैट कहती है जब मैं चाहूँ, उससे पहले यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना अपने बचे हुए परिवार को भी खो दोगे, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। कैश चला आता है वापस अपने घर। दूसरी तरफ सारे लोगों को ड्यूक का फोन मिल जाता है। फोन को चेक करने के बाद उन्हें पता लगता है कि कैश ने जानकारी दी थी ड्यूक को। अब कैट बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। दूसरी तरफ कैश फिनी को कहता है कि अब कुछ भी हो सकता है, तुम सवाना को लेकर के जाओ चर्च की तरफ, मैं अब बर्बाद करना चाहता हूँ कैट। वो जब तक जिंदा है हमें अकेला नहीं छोड़े। वो बाहर आकर के सबूत जुटाने लगता है। चर्च से जैसे ही फिनी बाहर आता है कैट के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। वो बड़ी ही बेरहमी से कैट को पीट रहे हैं। जैसे ही वो सवाना को पकड़ते हैं वाइल्डर बाहर आकर के उन पर हमला कर देता है। वो सबको पीट के भगा देता है। तभी उसकी नजर पड़ती है फिनी पे। वो देखता है कि फिनी बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। फिनी को उठा करके वो लाता है हॉस्पिटल। कैश को भी ये बात पता लग जाती है। वो भी आता है हॉस्पिटल। अंदर आते ही वो देखता है कि फिनी की मौत हो चुकी है। अब कैश बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। थोड़े समय पहले उसकी बहन मरी और अब उसके बहन का पति फिनी भी मारा गया। अब सवाना दुनिया में अकेली है। तभी हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो जाता है कैट के पास। उसे कहता है कि तुम्हारे आदमियों ने मारा था फिनी, उसकी मौत हो गई, वो भी चर्च के बाहर। चर्च के बाहर के सारे लोगों ने इस चीज को देखा है। अब तुम्हारे खिलाफ सबूत है, मुझे कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी। कैट कहती है कि अगर तुमने कार्यवाही की तब तुम्हारे परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इस बात का ध्यान रखना। ये पुलिस वाला गुस्सा होकर के यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम कैश को देखते हैं जो पूरी तैयारी कर रहा है। वाइल्डर उसे समझाता है कि वो शांत रहे। कैश कहता है कि अब मैं शांत नहीं होने वाला। कैट ने मेरे परिवार पे हाथ डाला है और मैं उसके पूरे साम्राज्य को मिटा दूंगा। इतना कहने के बाद वो बाहर आके एक एक करके मारने लगता है कैट के लोगों को। वो हर तरफ लाशें बिछा देता है और वापस चला आता है अपने कार को स्टार्ट करने के। तभी वो देखता है कि उसकी चाबी गिर चुकी है। अब पुलिस वाले उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर इसने सारे लोगों को मारा था। वहाँ जाते ही उन्हें चाबी मिल जाती है कैश। कैट भी इस चीज को देख लेती है। उसे पता है कि उसके आदमियों को अब किसने मारा है। वो अपने सारे आदमियों को भेज देती है वाइल्डर के पास। वो लोग वाइल्डर से जाकर के कहते हैं कि सवाना कहाँ है। वो कुछ भी नहीं बताता। तब वो उसे बड़ी बेरहमी से पीटते हैं। ये मार काट बहुत देर तक चलते रहता है। सवाना सारी चीजों को देख रही है। वो नहीं चाहती कि वाइल्डर भी मारा जाए। वो बाहर आकर के कहती है कि मुझे लेकर के चल, जहाँ भी लेकर के चल रहा है, मगर इसे छोड़ दो। वो लोग सवाना को लेकर चले जाते हैं।
वाइल्डर घायल हालत में नीचे गिरा हुआ है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कैश आता है। वाइल्डर उससे कहता है कि मैं सवाना को बचा नहीं पाया, वो लोग उसे लेकर के चले गए, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ क्या करना है। कैश कहता है कि सबको मारना है। ये दोनों अपने सारे पुराने हथियारों को बाहर निकालते हैं और निकल पड़ते हैं कैट को मारने। सबसे पहले ये लोग किडनैप करते हैं कैट के बेटे को, जिसका नाम है जिक, और कैट को कॉल करके कहते हैं कि जिक उनके कब्जे में है, वो सवाना को लेके आए और जिक को लेकर के चली जाए। कैट मान जाती है। वो शाम को सबको बुलाती है अपने घर पे। तब ये लोग एक नई योजना बनाते हैं। कैश वाइल्डर को कहता है कि तुम लेकर के जाओगे जिक को, मैं पीछे से तुम्हें कवर करूंगा। और वाइल्डर लेकर के जा रहा है जिक को। उसने जिक को आगे बांधा है गाड़ी पे। जैसे ही वो गाड़ी को खड़ी करता है, कैट बाहर आती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। इसे करने के बाद तुमने अपने मरने के चांसेस बढ़ा लिए हैं। मेरे बेटे को छोड़ो, मैं सवाना को छोड़ रही हूँ। दूसरी तरफ हम सवाना को देखते हैं जो अपने हाथों को खोल लेती है। उसके बगल में ही एक बंदूक पड़ी है। बंदूक उठाने के बाद वो गोली चला देती है यहाँ पर खड़े एक आदमी पे। इस गोली की आवाज सुनने के बाद अब सारे लोग गोलियां चला रहे हैं। चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। वाइल्डर छुपा हुआ है। जिक अपने आप को आजाद करता है और भागने लगता है घर के अंदर। अब कैश भी भीतर आ चुका है। उसके सामने जो भी आता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ वाइल्डर देखता है कि जिक भाग रहा है, तब वो उसके पैरों में गोली मारता है। जिक गिर जाता है नीचे जमीन पे। तब यहाँ के सारे गार्ड वाले कुत्ते आ जाते हैं। जिक को देखने के बाद वो उस पर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते वो मार गिराते हैं जिक को। जैसे ही इस चीज को कैट देखती है, वो आग बबूला हो जाती है कि उसका बेटा मारा गया। अब कैश जाता है अंदर। एक आदमी है जो गोलियां चला रहा है सवाना पे। कैश उस पर टूट पड़ता है। ये दोनों पहले एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं, तभी इनकी गोलियां खत्म हो जाती है। तब ये चाकू निकाल लेते हैं। बहुत देर तक इनके बीच चाकू से लड़ाई होती है। अंत में वो आदमी स्टैब कर देता है कैश को। तब कैश एक कांच का टुकड़ा उठाता है और उससे बार बार इस आदमी को तब तक स्टैब करता है जब तक वो मारा नहीं जाता। उसे मारने के बाद कैश पहुंचता है सवाना के पास। तभी कैट चली आती है अंदर। उसके पास एक मशीन गन है। वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है कैश पे। कैश को बहुत सारी गोलियां लगी हैं। कैश को लग रहा है कि शायद वो जिंदा ना बचे। वो सवाना को कहता है कि पीछे की खिड़की खुली हुई है, तुम वहां से भागो, मैं इसे देखता हूँ। सवाना चली जाती है। तभी कैट आती है यहाँ पर कैश के पास और उस पर बंदूक तान करके कहती है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वो ट्रिगर दबाती उससे पहले सवाना आकर के चाकू को घुसा देती है कैट के भेजे और कैट की मौत हो जाती है। अब कैश जिंदा बच गया। समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि कैश और सवाना ये दोनों एक साथ रह रहे हैं, एक परिवार की तरह। और दूसरी तरफ वाइल्डर अपने पुराने काम में लगा हुआ है। वो चर्च में काम कर रहा है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।